हम लोग पिछले क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो महत्वपूर्ण फैक्ट था कुछ कवर किए, शुरुआत किए हैं। सबसे पहला चीज तो देखे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो मुख्य रूप से कितने चरण हैं? 3 चरण। पहला चरण 1895 से लेके 1905 यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना से लेके बंगाल विभाजन तक का जो टाइम पीरियड है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण है और प्रथम चरण को ही उदारवादी चरण के नाम से भी जानते हैं। दूसरा चरण की बात करें तो दूसरा चरण 1905 से लेके 1919 यानी 1920 है ना, दूसरा चरण, इसको हम लोग उग्रवादी चरण के नाम से जानते हैं। और तीसरा चरण 1920 से लेके 1947 का जो टाइम पीरियड है, ये गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ये 3 चरण से आसान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आसान करने के लिए, आसान बनाने के लिए इसको 3 चरणों में आसानी से डिवाइड किया और पढ़ने में भी आसानी होगा। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस किए थे। लंदन के अंदर में 1599 में एक कंपनी का गठन हुआ था और इस कंपनी का नाम है, लंदन की एक कंपनी था और इसका नाम है दी गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। यही कंपनी का नाम 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बदल के कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत आए थे। और उस समय जो तत्कालीन इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, इन्होंने इस कंपनी को 15 वर्षों का एकाधिकार, 15 वर्षों का कॉन्ट्रैक्ट देकर के पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आकर के व्यापार नहीं किया, बल्कि यहाँ पे धीरे धीरे अपने सत्ता को स्थापित किया था, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था यहाँ पर शुरू किया था। और इस औपनिवेशिक शासन व्यवस्था को शुरू करने के पहले उन्होंने 2 प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था। पहला था पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को बंगाल में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसको पलासी का युद्ध कहते हैं। और इस पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। इसमें बड़ी भूमिका जो था वो था मीर जाफर का, है ना। दूसरा युद्ध लड़ा था बक्सर का युद्ध, जो 1764 में हुआ था। और इस बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। और इस इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेज सरकार को यानी ब्रिटिश सरकार को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये पूरे के पूरे एरिया पे व्यापारिक अधिकार, एक तरह से औपनिवेशिक शासन स्थापित कर लिया था। इतना हम लोग पढ़े थे। और उसके बाद इस तरह से 1757 ईस्वी में ही ब्रिटिश सरकार ने भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना भी कर दिया था। और इसमें शोषण की भावना था। औपनिवेशिक शासन व्यवस्था का स्थापना करने का उद्देश्य था शोषण करना, जितना यहाँ से ज्यादा लूट खसोट करके अपने देश तक पहुंचाना, अपना लाभ लेना। तो इसमें प्रतिक्रिया के रूप में कई आंदोलन भी हुए, कई विभिन्न विद्रोह भी हुए। उसमें से जो बड़ा विद्रोह था वो था 1857 का सिपाही विद्रोह। इस 1857 के सिपाही विद्रोह जैसे हुआ तो अंग्रेज सरकार भी यहाँ पर हिल गया। और उसके बाद उनको लगने लगा कहीं ना कहीं, अगर ये भले ही ब्रिटिश सरकार ने इस सिपाही विद्रोह का दमन कर दिया हो, दबा दिया हो, अगर नहीं दबा दिया रहता तो उसी समय ब्रिटिश सरकार को यहाँ से छोड़कर भागना पड़ता। तो ये चीजों का उनके अंदर डर हो गया। तो इंग्लैंड की सरकार ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहाँ पर समाप्त कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पे क्राउन रूल लाया। जैसे भारत के पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, इस गवर्नर जनरल की पद को समाप्त कर दिया और इसी गवर्नर जनरल के पद के स्थान पे यहाँ पर जो अब शासन व्यवस्था क्राउन के हाथ में गया, तो वो आ गया वायसराय। ठीक है। और वायसराय तो आया ही, इसके साथ में एक नया पद भी सृजित किया गया भारत सचिव का। उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक हम लोग देखे थे। और यहाँ अंग्रेज सरकार, जो अंग्रेज जो ये भारत में आए थे, उनका तो लैंग्वेज इंग्लिश था, अंग्रेजी था। तो वहाँ यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, यहाँ के लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए उन्होंने शिक्षा का माध्यम बनाया था 1835 में अंग्रेजी को, है ना। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, बताइए अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था किस वर्ष? 1835 में। एक जगह से दूसरे जगह कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए, आने जाने के लिए यातायात की शुरुआत किया था, जिसमें कि रेलवे की शुरुआत कराया था 16 अप्रैल 1853 को। मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर दूरी था, है ना। रेलगाड़ी का नाम था ब्लैक ब्यूटी और शुरू करवाया था लॉर्ड डलहौजी ने। इस तरह से भारत में रेलवे की शुरुआत करवाया था। और इस आप धीरे धीरे यहाँ पर भारत में कनेक्टिविटी बढ़ा, लोगों से एक दूसरे को जुड़ने के लिए भाषा भी आ गया, ताकि बिहार के लोग आसानी से तमिलनाडु के लोगों से संपर्क करके एक भाषा, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दोनों से एक दूसरे से आसानी से बात कर ले। यहाँ तक हम लोग कल कंटिन्यू किए थे। आज की सभा में जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, भारत के जो प्रमुख क्षेत्रीय संगठन होगा, क्षेत्रीय संगठन, इसका स्थापना क्यों किया गया, किसने की स्थापना किया, तो थोड़ा सा इसको अगर हम लोग ओवरव्यू ले भारत का क्षेत्रीय संगठन के बारे में, क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन के बारे में। भारत के अंदर जो पहला क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई थी
भारत का पहला क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन था लैंड होल्डर सोसाइटी। ये क्षेत्रीय की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय कोई एक विशेष क्षेत्र के अंदर सीमित रहता है और राष्ट्रीय जो होता है पूरे भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर होता है। ये क्षेत्रीय की बात करें, भारत का पहला क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन, इसके बारे में देखते हैं, है ना। पहले क्या देख लेंगे, भारत का क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन, भारत का पहला क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन, भारत का पहला क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन, भारत का पहला क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन। और ये कौन सा है, भारत का पहला क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन की बात करें, ये है लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। और इस लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में बात करें तो लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर। कौन थे, द्वारिकानाथ टैगोर थे। और इनके जो सहयोगी यानी सदस्य जो थे, सहयोगी जो थे, उसमें से थे राधाकांत दास। दूसरे जो थे, इनके बारे में जानिए, काली कृष्ण। और इसके अलावे जो थे वो थे प्रसन्न कुमार टैगोर। कौन थे, प्रसन्न कुमार टैगोर। तो इस तरह से ये लोग जो थे, राधाकांत दास, काली कृष्ण और प्रसन्न कुमार घोष, इनके सहयोगी थे। जबकि लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, द्वारिकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1838 में हुई थी। और ये कहां पर हुई थी, ये भी ध्यान रखिए, कोलकाता के अंदर। कहां पर, कोलकाता में। भारत का पहला क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन कौन सा है, लैंड होल्डर सोसाइटी। इसी का एक और नाम है जमींदारी संगठन, इसी का क्या नाम है, जमींदारी संगठन। भारत का पहला क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर्स सोसाइटी, यह जमींदारी संगठन, जिसके संस्थापक कौन थे, द्वारिकानाथ टैगोर, राधाकांत दास, काली कृष्ण और प्रसन्न कुमार घोष। ये तीनों इनके सहयोगी थे, जबकि द्वारिकानाथ टैगोर इनके संस्थापक थे। कब स्थापना होती है, 1838 में। स्थापना कहां पर होती है, कलकत्ता में, है ना, मार्च 1838, याद रखिएगा। अब बड़ा सवाल कि इसकी स्थापना क्यों किया गया था। इसका जो स्थापना किया गया था, मुख्य उद्देश्य था, सरकार से किसी बात को कहना है तो इस क्षेत्रीय संगठन के माध्यम से याचना पत्र, प्रार्थना पर संवैधानिक तरीके से सरकार से अपनी बातों को आसानी से कह सके। इसी उद्देश्य से भारत में एक क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन की स्थापना किया था। ये केवल और केवल क्या था, क्षेत्रीय था, बंगाल के अंदर ही सीमित था। लेकिन इस तरह के संगठन से कम होने वाला भारत में नहीं था। यहाँ पर जो चाहिए था, भारत में उस समय जो चाहिए था, क्षेत्रीय संगठन नहीं चाहिए था, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन चाहिए था, जिसके माध्यम से अपनी बातों को अंग्रेज सरकार तक पहुंचाया जा सके। इसी के बाद भारत में इस तरह का राष्ट्रीय संगठन बनाई गई, राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनाई गई, एक तरह से एक संस्था बनाई गई जो कांग्रेस बनाया गया। वैसे कांग्रेस बाद में नाम पड़ा, उसको कांग्रेस के बारे में हम लोग थोड़ा भी डिस्कस करेंगे, उस पर भी, है ना। क्षेत्रीय संगठन में तो हम लोग देखे कौन सा, लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं जमींदारी संगठन। जमींदारी संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि अपनी बातों को संवैधानिक स्तर से, संवैधानिक तौर से सरकार को पहुंचाना। लेकिन ये क्षेत्रीय संगठन था। अब क्षेत्रीय संगठन से काम चलने वाला नहीं था, राष्ट्रीय स्तर पे कोई बड़ी संगठन होना चाहिए, बड़ा संगठन होना चाहिए, जिसके माध्यम से अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से सरकार तक पहुंचाया जा सके। इसी क्रम में स्थापना होता है किसका, कांग्रेस का। किसकी स्थापना होती है, कांग्रेस के बारे में हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे, है ना। कांग्रेस के बारे में बात करें, ये कांग्रेस, तो कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस का जो मुख्य अर्थ होता है, ये एक प्रकार से होता है वो संस्था। इसका मुख्य अर्थ क्या है, संस्था। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संस्था। और ये कांग्रेस की जो स्थापना था, इसकी मुख्य जो इसके लिए स्थापना किया गया था इस संस्था का, वो किया गया था नीतियों पर विचार विमर्श के लिए। क्यों किया गया था, नीतियों पर विचार विमर्श के लिए, नीतियों पर विचार विमर्श के उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना किया गया था। विमर्श के लिए, नीतियों पर विचार विमर्श के उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना, है ना।
अगर बात कर ले कांग्रेस का प्रारंभिक नाम, जिस समय कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय कांग्रेस इसका नाम नहीं पड़ा था। इसका नाम जो था भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो प्रारंभिक नाम जो था जिस समय की स्थापना हुआ था, तो ये प्रारंभिक नाम क्या था? प्रारंभिक नाम जो था वो क्या था? प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। संघ, इसी को बोलते हैं हम लोग इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम लोग जानते हैं 1885 में, है ना। अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो कांग्रेस, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसको नाम में परिवर्तित कर दिया गया। इसका नाम परिवर्तित करने का जो श्रेय जाता है, वो नाम बदला था, वो नाम बदलने का जो श्रेय जाता है, नाम बदलने का श्रेय किनको जाता है? दादा भाई नेहरूजी ने कर दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसी का नाम बदल कर दिया क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामकरण इसीलिए कहा जाता है, कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? दादा भाई नेहरूजी। तो ये अब हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। क्या हो गया? INC। केवल जो है ये संघ को हटा करके इसी के स्थान पे क्या जोड़ दिया? कांग्रेस जोड़ा। तो इस तरह से ये जो नामकरण प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामकरण का श्रेय किनको जाता है? दादा भाई नेहरूजी को। अगर थोड़ा सा बात करें इस कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के बारे में हमको और आपको जो जानकारी शुरुआत में 1885 में ही मिला, तो कहां से मिला? एक सवाल और ध्यान रखिएगा इसमें, ये जो कांग्रेस है ना, किस देश से प्रेरित है? अमेरिका से, है ना। किस देश से प्रेरित है? वो किस देश से है? अमेरिका से, है ना। प्रेरित है अमेरिका से। कांग्रेस के बारे में पहले सर्वप्रथम जो जानकारी मिली ना, कांग्रेस के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कहां पर मिली थी? सर्वप्रथम जानकारी कांग्रेस के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कहां पर मिली थी? जानकारी मिली थी, एक पत्रिका छपा था, एक न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर, और इस न्यूज़पेपर का नाम है द हिंदू। क्या नाम था? द हिंदू। और ये समाचार पत्र महाराष्ट्र में छपा था। और ये कब छपा था? 5 दिसंबर 1885 को। 5 दिसंबर 1885 को महाराष्ट्र के अंदर में न्यूज़पेपर छपा था। और इस न्यूज़पेपर का नाम है द हिंदू न्यूज़पेपर। इसी के अंदर कांग्रेस के बारे में दिया गया था, और वहीं से कांग्रेस के नाम को पढ़ करके इसका बाद में कांग्रेस नाम किया गया था, है ना। कांग्रेस के बारे में सर्वप्रथम किस न्यूज़पेपर के अंदर छपा था? द हिंदू, जो कि महाराष्ट्र के अंदर में 5 दिसंबर 1885 को ये न्यूज़पेपर छपा था। उसी में कांग्रेस के बारे में इसका जिक्र किया गया था, है ना। स्थापना की बात करें, कांग्रेस की स्थापना, 1 मिनट होल्ड। स्थापना के बारे में हम लोग समझते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। स्थापना किसने किया था? संस्थापक कौन थे? स्थापना किसने किया था? स्थापना जो किया था A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम। और इस A.O. ह्यूम के बारे में ये समझिए, A.O. ह्यूम यानी कि इसके बारे में पूरा नाम इसका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे ICS सेवानिवृत्त ICS अधिकारी थे। सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर ICS, सेवानिवृत्त ICS अधिकारी थे। इसी ने कांग्रेस की स्थापना किया था। कब? 28 दिसंबर 1885, है ना। अच्छा, ये ICS अधिकारी, अगर इसके बारे में थोड़ा सा और जानिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम जो बाद में पड़ा, लेकिन ये स्थापना जो हुआ था, ये स्थापना किस नाम से हुआ था?
इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। और ये स्थापना 28 दिसंबर 1885 को इसी का नाम बदल के कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये नाम बदलने का श्रेय जाता है किनको? दादा भाई नेहरू। नाम बदलने का श्रेय यानी नाम परिवर्तित जो किया था, किसने किया था? दादा भाई नेहरू जी। ध्यान रखिएगा, दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। दादा भाई नेहरू जी, इसी दादा भाई नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में तो हम लोग देखे ही, भारत कांग्रेस के बारे में, ये जो कांग्रेस शब्द है ये किस देश से प्रेरित है? अमेरिका से। इसके बारे में भारत में जो पहली बार छपा था किस न्यूज़पेपर में? द हिंदू में। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर में। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एलन एक्टोबियन ह्यूम ने, जो कि एक आईसीएस रिटायर अधिकारी थे। अगर बात करेगा जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय, इसके बारे में थोड़ा सा एक सेकंड के समय, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के जो गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। कौन? लॉर्ड डफरिन। ध्यान रखना है हम लोगों को, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। अब यहाँ पर देख रहे हैं गवर्नर जनरल या वायसराय, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र करते हैं। गवर्नर जनरल या वायसराय, अगर हम लोग बात कर लें, ये जो वायसराय का पद है, वायसराय जो बाद में आया, इसके पहले उसी को क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल। तो ध्यान रखिएगा 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह को भले ही अंग्रेज सरकार ने दमन कर दिया हो, दबा दिया हो, लेकिन अगर दबा नहीं दिया गया होता तो क्या होता? पूरी तरह से अंग्रेज की शासन व्यवस्था यहाँ से समाप्त हो जाती। इसी का जिक्र हुआ इंग्लैंड की संसद में। अब पूरा बहुत ज्यादा जिक्र हुआ इस कारण से, इंग्लैंड की संसद ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी रोल कर रही थी भारत में, इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसी वर्ष 1858, ध्यान रखिएगा 1858 ईस्वी का अधिनियम, 1858 ईस्वी का अधिनियम, इसी अधिनियम के द्वारा, इसी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को यहाँ पर क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और इसके साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर जो लाया वो ब्रिटिश क्राउन का रूल लाया। क्या लाया? ब्रिटिश क्राउन का रोल लाया। ब्रिटिश क्राउन अब यहाँ पर शासन करेगा 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। अब क्या हुआ, ये जो गवर्नर जनरल का जो पद था, इस गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया और इसी गवर्नर जनरल के पद के स्थान पे जो लाया वो लाया क्या? वायसराय का पद। क्या लाया? वायसराय का पद वायसराय का पद लाया। और इस वायसराय, इस तरह से भारत के जो पहले वायसराय बने, इसको भी ध्यान रखिएगा, पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग बने थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। साथ साथ में एक नया पद को भी सृजित किया गया और ये जो पद है, ये पद कहलाया भारत सचिव का, है ना। 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ही भारत में एक नए पद का सृजन किया गया और ये पद क्या कहलाया? भारत सचिव। ये कौन सा पद लाया गया? भारत सचिव का पद, भारत के सचिव का पद, भारत सचिव पद, इसको ऐसा कह सकते हैं, भारत सचिव पद, ये इसका सृजन किया गया। और इस तरह से भारत सचिव जो बने, भारत के पहले भारत सचिव बने, वो बने एडवर्ड स्टेनले। एडवर्ड स्टेनले, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत के पहले भारत सचिव कौन बने थे? एडवर्ड स्टेनले बने थे। भारत के पहले भारत सचिव कौन थे? एडवर्ड स्टेनले। क्लियर है? भारत के पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। और ये भारत का जो वायसराय का पद है, ये किस अधिनियम के द्वारा लाया गया? 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। 1858 ईस्वी में ही ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, इसको समाप्त कर दिया और इसी के स्थान पर क्या लाया गया? ब्रिटिश क्राउन का रूल। और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो रूल लाया गया, इसी के द्वारा जो ये वायसराय का भी पद लाया गया, साथ में भारत के भारत सचिव का भी पद लाया गया। और भारत के जो सचिव बने, भारत के पहले सचिव बने, वो एडवर्ड स्टेनले बने थे। क्लियर है इतना? अब हम लोग इधर आते हैं, जो कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे। कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। गवर्नर जनरल बोलिए या
वायसराय बोलिए। अगर यहीं पर पूछा जाए कांग्रेस की स्थापना के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी प्रश्न आता है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो ग्लैडस्टोन थे, ग्लैडस्टोन। भारत में जिस समय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, उस समय इंग्लैंड में कौन प्रधानमंत्री के पद पे थे? ग्लैडस्टोन। और इसके साथ में ध्यान रखिएगा ये किस दल से संबंधित थे, तो इसका नाम है, ये उदारवादी दल से उदारवादी संगठन से संबंधित, उदारवादी दल से संबंधित, उदारवादी संगठन से संबंधित थे। उदारवादी संगठन के ये प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन। उदारवादी संगठन, इसी को लिबरल पार्टी भी बोलते हैं हम लोग, लिबरल। इंग्लिश में बोलेंगे तो लिबरल बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उदारवादी। भारत का सचिव का पद 1858 ईस्वी के शासन अधिनियम के द्वारा लाया गया था, है ना। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अगर प्रश्न पूछा जाए जिस समय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लैडस्टोन थे, है ना। ग्लैडस्टोन का संबंध किस राजनीतिक दल से, किस पार्टी से ये संबंधित है? उदारवादी दल से, लिबरल पार्टी से संबंधित। और कांग्रेस जो स्थापना हुआ था ये भी किस पार्टी से संबंधित, किस तरह का ये संगठन था? लिबरल था, यानी उदारवादी संगठन था मुख्य रूप से। और बाद में जाकर के कांग्रेस का विभाजन होता है तो गरम दल नरम दल वो बाद की बात है, लेकिन इस स्थापना जो किया गया था वो इसमें ज्यादा जो वर्चस्व था उदारवादियों का ही वर्चस्व था, है ना। और यहाँ पर कुछ अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि क्यों जरूरत पड़ी कांग्रेस की स्थापना का, और ए.ओ. ह्यूम ने ही इसका स्थापना क्यों किया? ए.ओ. ह्यूम जो थे ना, ज्यादा उस तरह के क्रूर नहीं थे अंग्रेज सरकार में जिस तरह के और लोग थे। तो उन्होंने चाहता था कि भारत के लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के लोग, यहाँ की जनता अपनी बातों को अंग्रेज सरकार तक पहुंचा पाए। इसी प्लेटफॉर्म के रूप में उन्होंने एक संगठन बनाया और इस संगठन का क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के लोग अपनी आवाज को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा सके, इसी उद्देश्य से स्थापना किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। और इसके बारे में जो जानकारी हमको और आपको जो मिलता है, इसके जीवनीकार थे जिसका नाम है विलियम वेडरबर्न। इसी के माध्यम से इसके बारे में जानकारी मिलता है। तो आप लोगों के लिए किस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकता है? प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था? कांग्रेस का प्रारंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। फिर दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न जो बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम किसने परिवर्तित किया था, यानी नामकरण करने का श्रेय किसको जाता है? दादा भाई नेहरूजी को। कांग्रेस के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किस समाचार पत्र में मिला था? द हिंदू। दूसरा अगला प्रश्न बनेगा कि द हिंदू समाचार पत्र में ये कब प्रकाशित हुआ जिसके बारे में कांग्रेस की जानकारी मिला था? 1885 में 5 दिसंबर को महाराष्ट्र से ये प्रकाशित हुआ था। और कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष होती है? 28 दिसंबर 1885 को होती है। कहां पर? तो मुंबई के अंदर में। इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, है ना। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम पेशे से क्या थे? यह प्रश्न पूछा जा चुका है। एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे, है ना। और अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न अगर इसमें बनेगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के ग्लैडस्टोन। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, किस दल की सरकार थी? तब हम लोग आंसर करेंगे उदारवादी दल, या उसी को लिबरल पार्टी के नाम से जानते हैं। प्रधानमंत्री का नाम पूछेगा तब हम लोग आंसर कर लेंगे ग्लैडस्टोन। आपको अगर प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के पद का समाप्त किया गया? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया और इस गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर एक नया पद लाया जो वायसराय के नाम से जानते हैं। इस तरह से भारत के जो पहले वायसराय बने वो लॉर्ड कैनिंग बने थे, है ना। भारत के पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। और 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा एक
पद भी सृजित किया गया, नया पद सृजित किया गया और इस पद का नाम है भारत का सचिव, है ना, भारत का सचिव। इस तरह से भारत के सचिव, जो भारत के पहले भारत सचिव बने थे वो एडवर्ड स्टेनले बने थे। कौन? एडवर्ड स्टेनले बने थे भारत के पहले भारत सचिव, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आज का प्रश्न हो गया, इस तरह से प्रश्न फ्रेमिंग हो सकता है। तो अगले क्लास में फिर से अगले दिन हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे, है ना।